Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हमारे स्टडी चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले साइकोलॉजी की 3 जो क्लासेज आ चुकी हैं, उससे अगली ये जो क्लास है जो एसटेट और सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके ऊपर ये क्लास है। और इस थ्योरी में से, जीन पियाजे की थ्योरी में से सीटेट में और एसटेट में डायरेक्ट वो क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं। और इसकी जो स्टेजेस हैं, जो 4 स्टेजेस हैं, उसमें से भी प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो इसको थ्योरी को हम अच्छे से समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये जो थ्योरी जीन पियाजे ने जो दी थी, ये स्विस एक वैज्ञानिक थे पहले। तो बाद में ये इनकी जो अभिरुचि है वो मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में बाद में हुई थी कि इनके 3 बच्चे थे। इन्होंने जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े हुए तो उनको इन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके उन्होंने जो थ्योरी लिखी, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति है वो वातावरण के साथ वो अनुकूलन है वो करता है, अडेप्टेशन किस प्रकार करता है। इनकी जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो अडेप्टेशन के ऊपर ही है कि किस प्रकार एक व्यक्ति वातावरण के साथ अडेप्टेशन करता है, अपना सामंजस्य बिठाता है। बच्चा है वो वातावरण के साथ अपना सामंजस्य बिठाना स्टार्ट कर देता है, और जीवन पर्यंत एक व्यक्ति अपने वातावरण के साथ सामंजस्य वो बिठाता है, और उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार करता है। ये इनकी थ्योरी का जो है वो जो समरी है वो ये है। तो इन्होंने जो बच्चों के अधिगम के सिद्धांत की व्याख्या पर अधिक जोर डाला गया कि बच्चे वो सीखते किस प्रकार है। सीखने का मतलब है कि वो अपने आप में चेंज कैसे लेके आते हैं, और जो चेंज लेके आते हैं वो लेके आते हैं अडेप्टेशन के माध्यम से ही, सामंजस्य के माध्यम से, कि वातावरण के साथ किस प्रकार है वो सामंजस्य बिठाते हैं। उन्होंने कहा कि जो बुद्धि का विकास होता है ना, वो वंशानुक्रम जो हेरिडिटी है और वातावरण है, उन दोनों को मिला के ही होता है। और व्यक्ति हमेशा वातावरण के साथ है वो सामंजस्य, अडेप्टेशन है वो स्थापित करने में लगा रहता है, और इसी प्रकार जब वो अडेप्टेशन करता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो होता है। इसके आगे उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके कुछ स्टेप थे। तो इन स्टेपों में से भी डायरेक्ट है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो स्टेप था, जो अडेप्टेशन की अनुकूलन, वातावरण के साथ अपना समायोजन करना अडेप्टेशन कहलाता है। कि जो व्यक्ति है या बच्चा है वो वातावरण के साथ अपना है समायोजन है वो जो है करता रहता है, और वो कहलाता है अडेप्टेशन। और यह प्रवृत्ति जो है अडेप्टेशन करना व्यक्ति में या बच्चे में जन्मजात होती है। ये नहीं है कि बड़ा होकर इस प्रवृत्ति को सीखता है, बच्चा जन्मजात होती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो जो आसपास का वातावरण है उसके साथ अडेप्टेशन है वो करने लग जाता है। जैसे उसके आंखों में लाइट लगती है तो वो अपने आंखों को बंद कर लेता है। तो ये अडेप्टेशन की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है, और जीवन पर्यंत है ये चलती रहती है। उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किया अपने बच्चों के ऊपर, उन्होंने जो प्रयोग किया कि उनको ऑब्जर्वेशन किया अच्छे से कि किस प्रकार बच्चों का विकास हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि जो बुद्धि का विकास होता है ना, वो 2 चीज़ों से होता है। 2 चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो है एसिमिलेशन और एक है एक्मोडेशन। जो एसिमिलेशन है उसमें क्या होता है, सबसे पहले एसिमिलेशन क्या है कि पहले सीखी हुई चीज़ों के द्वारा ही नई चीज़ों को ग्रहण करना। जो पहले कोई चीज़ सीख रखी है उसी को देख के नई चीज़ के बारे में अनुमान लगा लेना, वो क्या होगा? असिमिलेशन होगा। कि पहले मान लो किसी बच्चे ने सेब खाया है, और सेब कैसा था? हरा था, और हरा सेब था और वो खट्टा था। बाद में जब भी वो क्या होगा कि किसी हरे सेब को देखेगा तो वो लगाएगा कि ये सेब क्या होगा? खट्टा होगा। तो उसने जो ये अनुमान लगाया कि ये सेब खट्टा होगा अपनी बुद्धि में का प्रयोग करके, ये कहाँ से उसने सीखा? क्योंकि पहले जो उसने चीज़ें सीखी हुई थी उसका प्रयोग करके उसने ये अपने अंदर इस चीज़ को एसिमिलेशन उसने कर लिया था, आत्मसात कर लिया था कि जो भी हरा सेब होगा वो क्या होगा? खट्टा होगा। तो इसी प्रकार जब वो क्या करता है कि
जैसे वो 4 पैर वाली गाय को देखता है, उसको पता है कि ये गाय है। जब बाहर भी वो क्या करता है कि किसी 4 पैर वाले जानवर को देखता है, मान लो भैंस को देखता है, बफेलो को जब वो देखेगा तो वो क्या बोलेगा? बच्चे क्या बोलते हैं उसको, जब यदि उसको, क्योंकि पहले भैंस को सिखाने से पहले बच्चों को काऊ के बारे में सिखाया जाता है, गाय के बारे में सिखाया जाता है। तो जब भी वो भैंस को देखता है वो बोलता है कि गाय है, क्योंकि उसने पहले क्या आत्मसात कर रखा है, उसने पहले ही असिमिलेशन अपने मन में कर रखा है कि इस तरह का कोई जानवर होता है जिसके 4 पैर होते हैं और पूंछ होती है, सींग होते हैं, और वो क्या होती है? गाय होती है। तो जब भी वो भैंस को देखता है तो वो उसको गाय बोलता है। क्यों? क्योंकि पहले उसने असिमिलेशन कर रखा है, उसकी बुद्धि में ये चीज फिट हो रखी है। तो पहले जो भी ज्ञान प्राप्त है, पहले जो उसको ज्ञान है, उसका प्रयोग करके जब वो नई चीज को जानता है या नई चीज को सीखता है, तो वो क्या है? असिमिलेशन है। दूसरा क्या है? एक्मोडेशन। एक्मोडेशन क्या है कि पहली वाली, जब वो नया ज्ञान प्राप्त करता है, उसके परिणाम स्वरूप पुराना जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन हो जाता है। वो होता है एक्मोडेशन। कि हमने जैसे अभी पहले बताया कि 4 पैर वाले जानवर को जब भी वो देखता है तो उसने सीखा हुआ है कि 4 पैर वाला जानवर इस तरह का है, वो गाय है, तो उसको गाय कहता है। लेकिन कोई उसको बताता है कि नहीं बेटा, ये गाय नहीं है, ये क्या है? भैंस है। तो वो क्या कर लेता है? अच्छा, पहले तो 4 पैर वाली गाय थी, भैंस भी होती है इस तरह की। अच्छा, मतलब गाय से ये तो अलग होती है। तो उसने क्या किया कि उसके जो पहले उसने आत्मसात कर रखा था, एसिमिलेशन कर रखा था, वो ज्ञान अब क्या हो गया? उसका चेंज हो गया कि नहीं, सब जो जानवर रहते हैं इस तरह के, वो गाय नहीं होते, वो तो भैंस भी हो सकती है या कोई और जानवर भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि पहले वाला ज्ञान था, वो नई चीज जानने के कारण, नई चीज देखने के कारण, जानने के कारण पहले वाले ज्ञान में चेंज हो गया। पहले वो इस तरह के सभी जानवरों को गाय मानता था। तो पहले वाले नई चीज जानने के कारण पहले वाले ज्ञान में जब चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्मोडेशन। ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है, प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एसिमिलेशन क्या होता है। तो एसिमिलेशन, पहले जो ज्ञान प्राप्त है उसके, उसी का सहायता लेके, उसी की हेल्प से जब नया ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो क्या होगा? वो एसिमिलेशन होगा, आत्मसात किया जाएगा। लेकिन जब पहले वाला ज्ञान है वो नए ज्ञान प्राप्त करने के कारण परिवर्तन हो जाए, उसमें चेंज हो जाए, तो वो क्या होगा? एक्मोडेशन होगा। उसके बाद कि मेंटल ऑपरेशन क्या होता है, ये स्टेप हैं पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के। तो मेंटल ऑपरेशन क्या होता है कि बच्चे द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को मेंटल ऑपरेशन कहते हैं। जैसे बच्चे के सामने कोई भी समस्या आ जाती है तो क्या करता है? उस समस्या को सोल्व करने के लिए दिमाग में तरह तरह की वो योजनाएं सी बनाता है, तरह तरह के उसके दिमाग में कुछ कुछ ना कुछ चलते रहती है, और जो वो चिंतन चलता रहता है, जो वो सोचता है, उसको क्या कहते हैं? कि मेंटल ऑपरेशन कहते हैं। मेंटल ऑपरेशन में 2 चीजें आती हैं, एक तो है स्कीम और दूसरा क्या है? स्कीमा। स्कीम क्या होती है कि समस्या समाधान के लिए जो बच्चा सोचता है, जो चिंतन करता है कि ये अच्छा, मैं इस समस्या में फंस गया हूं, तो इसको किस तरह से बाहर निकालूं। जब वो उसका चिंतन करता है और चिंतन करके वो बात बता सकता है, उसका अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे कि बच्चा मान लो स्कूल से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, और उसकी साइकिल की जो चेन है वो उतर जाती है। चेन उतर जाती है तो वो सोचता है कि इसका किस प्रकार मैं चेन को वो है वापस लगाऊं। तो वो कोशिश करता है लगाने की, यानी वो अपने दिमाग में सोचता है कि अच्छा, साइकिल को खड़ी करके और मैं जब चढ़ाने की कोशिश करता हूँ और पैडल को यदि वापस उल्टा घुमाता हूँ, तो हो सकता है कि वो चेन है वो साइकिल पे वापस से दोबारा से चढ़ जाए। तो वो क्या है? वो बच्चे ने क्या लगाई? स्कीम लगाई एक, और क्या है? वो स्कीम को अभिव्यक्त भी कर सकता है, बता भी सकता है। तो जो समस्या समाधान के लिए जो चिंतन किया है और उसको जब वो बता सकता है, उसको अभिव्यक्त कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कीम बोलते हैं। दूसरा क्या है? स्कीमा। कि ऐसी स्कीम, बच्चे ने जो स्कीम लगाई, ऐसी स्कीम जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, कि वो सब पे लागू की जा सके, वो स्कीमा होती है। कि बच्चे के सामने यदि कोई डरावनी चीज आ जाएगी तो बच्चा क्या होगा? एकदम से वहां से भाग जाएगा, कुछ भी एकदम से सोच के मन में वहां से भाग जाएगा। तो ये क्या है कि ऐसी स्कीम कि बच्चा एकदम से डर जाएगा और डर के भाग जाएगा, जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। कि ये नहीं है कि कोई एक बच्चा ही भागेगा, लगभग सारे बच्चे भाग जाएंगे। तो सारे बच्चे जब भाग जाएंगे तो ये क्या हुआ? जनरलाइजेशन होगा किसी भी चीज का, कि डरावनी चीज को देख के बच्चा दौड़ जाता है।
तो ये यदि वो मानसिक संरचना, ऐसी मानसिक संरचना जिसका जनरलाइजेशन किया जा सके, वो क्या होती है, वो स्कीमा होती है। तो ये स्टेप थे इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। इसके बाद इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इनको 4 डेवलपमेंट स्टेज होती हैं। 4 डेवलपमेंट स्टेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जो सबसे पहली जो डेवलपमेंट स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मतलब अपनी जो भी चीज़ वो करता है, वो अपनी जो उसकी सेंसरी है या अपनी मोटर है, मतलब हाथ पैरों, इससे करता है। और ये जो स्टेज होती है, जो बार बार जो पूछा जाता है वो कि ये सेंसरी मोटर स्टेज है, ये कितने साल तक होती है? तो ये जन्म से लेके 2 साल तक होती है, 2 ईयर तक। और इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी जो सबसे खास विशेषता है कि बच्चा इसमें अपने जितने भी चीज़ों को सीखने के लिए प्रयोग करता है, वो अपने सेंस का प्रयोग करता है, सेंसरी मोटर स्टेज का प्रयोग करता है। और इसमें जो खास बात है वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या बात है कि जैसे बच्चा छोटा होता है, मान लो 12 महीने का, 12 मंथ्स का बच्चा है, उसको वो खेल रहा है किसी चीज़ के साथ, और उसका खिलौना हम छुपा लेते हैं और ऐसे कर देते हैं कि खिलौने को वो चिड़िया ले गई, तो वो मान लेता है कि वो केवल उन्हीं चीज़ों को मानता है जिनको सामने देखता है कि केवल संसार में वही चीज़ें हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो 2 साल के पास पहुँचता है, यानी वो 23 या 24 मंथ्स का होता है, उसको एक बात समझ में आने लग जाती है कि ऑब्जेक्ट होते हैं वो परमानेंस होते हैं। परमानेंस का मतलब क्या है कि यदि उसका खिलौना हम उठा लेते हैं, छुपा लेते हैं और कह देते हैं कि चिड़िया ले गई, तो उसको ये पता है, वो उस खिलौने को ढूँढने का प्रयास करता है। और पीछे यदि हमने हाथ पीछे किया हुआ है, तो वो देखता है कि उसने हाथ पीछे किया है तो खिलौना इसके हाथ में है। वो मानता है कि ऑब्जेक्ट इस तरह से कहीं जाता नहीं है, वो वहीं पे है, स्थायी है। तो जो प्रश्न पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है, वो कौन-सी स्टेज की विशेषता है? तो वो पहली जो स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, उसकी विशेषता है। दूसरी जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो होती है 2 to 7 ईयर, 2 से 7 साल। तो इसमें 2 से 7 साल में इसकी विशेषता क्या होती है कि सबसे पहले बच्चे में कॉन्सेप्ट बनने लग जाते हैं। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, अपने दोस्तों को जानने लग जाता है। 2 साल से बड़ा बच्चा है, वो अपने दोस्तों को पहचानने लग जाता है। लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट जो बनता है वो होता है एक जैसा ही। जैसे जो भी, यदि स्त्री उसको दिखेगी, जो भी लेडी उसको दिखेगी, वो उसको मम्मी कह के बुलाएगा शुरू में, और सभी पुरुषों को बोलता है कि पापा है। और ये वो चीज़ें होती है आरंभ में, लेकिन जैसे-जैसे वो 5 साल के आस-पास पहुँचते हैं, इस प्रकार की भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो जाती है। अपने मम्मी और पापा को अच्छे से पहचानने लग जाता है, मतलब बोलने लग जाता है कि ये मम्मी है और ये पापा है। पहले, उससे पहले वो लगभग सभी जो भी औरतें हैं, उनको क्या बोलता है कि मम्मी है, और जो भी पुरुष है उसको क्या बोलता है कि पापा है। और इस दौरान प्री ऑपरेशनल स्टेज में, आरंभ में, वो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भेद नहीं कर पाता। यदि मान लो उसको दरवाजे से चोट लग गई है, तो वो कहता है कि दरवाजे को भी मारो ताकि उसको भी दर्द हो। वो, उसे लगता है कि जैसे मुझे दर्द हुआ है दरवाजे के लगने से, तो दरवाजे को यदि हम पीटेंगे तो उसको भी दर्द होगा। तो यदि फर्श से उसको चोट लगती है तो वो फर्श को मारने को कहता है। लेकिन जैसे-जैसे इस अवस्था के लास्ट में वो पहुँचता है, पार करने से पहले सजीव और निर्जीव में पूरी तरह से उसमें क्या है कि वो भेद करने लग जाता है। उसको पता लग जाता है कि कौन-सी वस्तुओं को दर्द होता है, या कौन-सी वस्तुएँ सजीव है और कौन-सी वस्तुएँ हैं वो निर्जीव है। उसको ये नहीं पता होता, वो कह के ये नहीं बताता कि ये वस्तु सजीव है या ये निर्जीव है। उसको ये पता लग जाता है कि इस वस्तु को दर्द होता है, या ये वस्तु है, इसको है वो दर्द है, वो नहीं होता है। जो इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको दूसरे किसी से मतलब नहीं होता। वो क्या है, वो केवल खुद के लिए, जो भी चीज़ें हैं वो खुद के लिए हैं, कि जो मम्मी-पापा है वो उसके हैं। यदि मम्मी-पापा, भाई-बहन दूसरे से प्यार करते हैं तो वो क्या करता है, उससे जलता है। वो जाके यदि मान लो मम्मी है वो अ, दूसरे बच्चे को प्यार कर रही है, दूसरे बच्चे को गले लगा रही है, तो ये जाके मम्मी की गोदी में बैठ जाता है कि नहीं ये तो मेरी मम्मी है, या इसी तरीके से पापा के साथ कि नहीं ये तो मेरे पापा हैं। वो सोचता है कि उस पर किसी और का अधिकार नहीं है, केवल उसी का अधिकार है। और इसी प्रकार जितने भी खिलौने हैं वो किसी को देता नहीं है कि ये नहीं मेरे खिलौने हैं।
वो सोचता है कि जो चांद तारे भी है ना, ये भी उसके लिए है। सेल्फ सेंटर्ड होता है वो, सब कुछ उसके लिए ही है। सोचने समझने लग जाता है वो, और सोचने समझने लग तो लगता है, लेकिन तर्क नहीं कर सकता। कोई बात वो बताता है तो उसकी बातों का कोई तर्क नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता उसके बातों का। कल्पनाशील होते हैं, कल्पना करता है, पता नहीं क्या-क्या कुछ चीज़ों का कल्पना करने लग जाता है। जो चीज़ देखता है, मान लो कार्टून देख लिया तो उसमें कुछ भी कुछ कल्पना करने लग जाएगा, लेकिन उस कल्पना से किसी प्रकार का सृजन नहीं किया जा सकता। मतलब कोई महत्व, ज़्यादा महत्व नहीं है उस चीज़ों का, कि मतलब ये नहीं कि उन कल्पना करके उन चीज़ों को कुछ बना सके वो, उस चीज़ों का निर्माण नहीं कर सकता। और इस दौरान वो जब वो 5-6 साल का हो जाता है, राजा रानियों की कहानियाँ वो उसको बहुत अच्छी लगती है। उसमें एबिलिटी टू रिवर्स है, वो नहीं होती। एबिलिटी टू रिवर्स का क्या मतलब है, कि मान लो वो घर से गया है स्कूल, और स्कूल से यदि घर आता है तो उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि घर से जो स्कूल जितनी दूर है उतना ही दूर स्कूल से घर है। एबिलिटी वो रिवर्स नहीं कर सकता इन चीज़ों को। वो यदि मन में उसके ये कल्पना बन गई है, ये एक इमेजिनेशन बन गई कि घर से स्कूल ज़्यादा दूर है, और स्कूल से, क्योंकि स्कूल में जाते हुए बच्चा थोड़ा-सा ये लगता है कि थोड़ा-सा परेशान होता है, और जब स्कूल से वापस आता है घर घर पे तो बड़ा खुश होता है। तो वो मान के चलता है कि जो अ, स्कूल से घर है वो क्या है, दूर है, और नहीं, घर से जो स्कूल है वो दूर है, और स्कूल से घर है वो नज़दीक है। उसको ये नहीं पता वो कि दोनों चीज़ें हैं वो बराबर है। एबिलिटी टू रिवर्स है वो, उसका ज्ञान उसको नहीं होता है। दूसरा, एबिलिटी टू कंजर्वेशन इन नंबर्स एंड क्वांटिटी। तो उसमें जो कंजर्वेशन है, ये भी क्षमता उसमें विकसित नहीं होती है। कंजर्वेशन कैसे, कि मान लो उसको 2 गिलासों में जूस रखा हुआ है। एक गिलास है वो चौड़ा है और नाटा है, जबकि दूसरा गिलास है वो पतला है और ज़्यादा ऊंचा है। तो यदि उसको जूस डाल के दिया जाता है, बराबर जूस है दोनों में, नाटे गिलास में भी और लंबे वाले गिलास में भी, तो उसको लगता है कि जो लंबे वाले गिलास है उसमें ज़्यादा जूस है, तो वो लंबे वाले गिलास को है वो लेगा। उसे ये नहीं पता, कंजर्वेशन का उसे नहीं पता है, ना उसे नंबर में कंजर्वेशन का पता है कि यदि 5 और 3 को जोड़े तो 8 होता है, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 8 ही होगा। लेकिन वो ये मान के चलता है, जैसे गिलास वाला एग्जांपल दिया, कि यदि लंबा गिलास है उसमें ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा जूस है, चाहे दोनों में बराबर हो। तीसरी जो स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो होती है 7 से 11 ईयर, 7 टू 11 ईयर, और कई कई जगह पे ये 7 टू 12 ईयर भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, 7 से 12 साल भी होती है ये। तो इसमें वो क्या करता है, वस्तुओं को पहचानने लग जाता है, अलग अलग पहचानने लग जाता है, विभेदीकरण कर सकता है। विभेदीकरण मतलब वो ये सोचने लगे, उसे पता चल जाता है कि अच्छा ये सब्जियां हैं, ये फल है, ये खाने की रोटियां हैं, ये परोठे हैं, तो ये स्कूल का सामान है, ये घर का सामान है। चीज़ों को वो विभेद कर लेता है, वर्गीकरण कर लेता है उसी आधार पर चीज़ों का। आरंभ में, शुरू में केवल मूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन मतलब कॉन्क्रीट, जिस चीज को वो देख सकता है केवल उन्हीं चीज के बारे में चिंतन करता है। लेकिन इस जो स्टेज की सबसे मुख्य विशेषता होती है कि इसी स्टेज में वो अमूर्त चिंतन भी आरंभ कर देता है। जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो कब बच्चे में कब स्टार्ट हो जाती है। तो क्योंकि इसका नाम है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, तो हम यही सोचते हैं कि इसमें तो कॉन्क्रीट चीज़ों की पहचान कर पाता है, वो अब्स्ट्रैक्ट की तो कर नहीं पाता होगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस स्टेज में बच्चा अब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो भी आरंभ कर देता है। तो हमेशा जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि नाम उसका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है कि वो कॉन्क्रीट चीज़ों की पहचान कर सकता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की पहचान भी वो यहाँ पे कर सकता है। उसका अब क्या है कि चिंतन क्रमबद्ध होने लग जाता है। छोटे बच्चे को जो चिंतन करता था लेकिन कोई आपस में लॉजिक नहीं बनता था, लेकिन अब इसका क्या है कि जो चिंतन करेगा, जो सोचेगा, वो क्रमबद्ध होगा, सही से होगा, तर्कसंगत होगा, इसमें वो लॉजिक भी दे सकता है, कंजर्वेशन को समझने लग जाता है। वही जूस वाले वो गिलास हुए, अब उसे आइडिया आने लग जाता है कि ये गिलास पतला है तो इसमें ज़्यादा दिख रहा है, ये नाटा है तो इसमें कम दिख रहा है, और एबिलिटी टू रिवर्स भी उसमें वो करने लग जाता है। अब उसे पता लग जाता है कि स्कूल से जितना घर से स्कूल दूर है उतना ही दूर स्कूल से घर है, तो उसमें एबिलिटी टू रिवर्स है वो भी आ जाती है। फोर्थ जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज।
जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है वो 11 से 15 साल तक, या ये कहें 12 से 15 साल तक, या उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि उसके बाद जितनी भी स्टेज चलती है वो सब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ही शामिल करते हैं। इसमें बच्चा क्या करने लग जाता है, विचार करने लग जाता है, तर्क करने लग जाता है, कल्पना करने लग जाता है, निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, वो चीज़ों को अच्छे से देख सकता है, अवलोकन कर सकता है, परीक्षण, वो अगर लैब में जाएंगे तो वो परीक्षण करेगा, यदि लैब में नहीं होंगे तो घर पे वो खिलौना भी लेके आएगा तो भी उसको खोल के देखेगा, ठीक है। और उसके बाद वो निष्कर्ष भी निकालने लग जाता है कि अच्छा इस खिलौने में ये चीज़ें लगी हुई थी, ये मोटर लगी हुई थी, इसलिए ये खिलौना है वो इस तरह से चल रहा था। अब वो चिंतन क्या करता है, अब उसका चिंतन है वो कॉन्क्रीट नहीं रहता, अब पूरी तरीके से वो अब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। अब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट हमने कहा गया था कि थर्ड स्टेज में, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थी उसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब क्या है, अब वो पूरी तरीके से अमूर्त बन जाता है। वो अब मूर्त चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देता, अमूर्त चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाता है, क्योंकि अब इस स्टेज में आके वो 9वीं या 10वीं क्लास में भी हो जाता है, तो मैथ में बहुत सारी जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो स्टार्ट कर देता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका विकास उसमें हो जाता है। अब वो किसी भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम उसके सामने आती है तो वो जल्दी से उसको सॉल्व करने की कोशिश है वो करता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाती है। तो ये हमने जो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट था उसकी थ्योरी है वो पढ़ी है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.